वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 6 में हमारा चैप्टर नंबर 5 जय विज्ञान की जो अगले तास में एक काव्य का जो भावार्थ है, काव्य पंक्तियों का जो सरल स्पष्टीकरण है, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। और आज ये काव्य के बाद हमारी किताब में अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए उनके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में अभ्यास करना है। तो दोस्तों, आपके पास किताब है। ये किताब में अभ्यास और स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए उसके बारे में आज कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिसके बारे में जिनकी हम मौलिक चर्चा करेंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे भी है कि जिनका यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर उसे हम समझेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम अच्छी तरह से समझ पाए, उनके लिए आप किताब और बॉल पेन आपको अपने पास रखकर ये वीडियो लेक्चर का अध्ययन करना है, ताकि जो ज़रूरी हो, जो आवश्यक हो, ऐसे प्रश्न को, यानी कि ऐसे प्रश्न के उत्तर को, यानी कि ऐसे कुछ जो यहाँ पर शब्द मैं लिखूँ उसे आप अपनी कॉपी में, यानी कि अपनी बुक में आप उसे साथ साथ लिख भी सकें। तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि भाई टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए। तो एक काव्य हमने जो पढ़ा जिसमें आपको सीडी या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जिनका आपको उसे सुनना है, और सुनकर ध्यान से सुनने के बाद सभी छात्र इस काव्य का लय तालबद्ध गान करें। क्या करना है आपको? पहले टेप रिकॉर्डर या सीडी या तो मोबाइल में आप सर्च करके ये गीत को आपको ध्यान से उसका श्रवण करना है, अर्थात इसे आपको सुनना है, और सुनने के बाद आप इसे लयबद्ध तरीके से या तो लय ताल के साथ आप उसका गान करेंगे, यानी कि उसे गाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, जिसको आपको ये सुनकर उसे गाने का प्रयास करना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर प्रत्यक्ष आप हाजिर नहीं है। जो आप हाजिर होते तो हम ये काव्य का अच्छी तरह से हमारे क्लासरूम में समूह गान भी कर सकते हैं। तो ऐसा कार्य आप अपने घर पर जो मोबाइल के जरिए, यानी कि मोबाइल के माध्यम से या तो सीडी या तो टेप रिकॉर्डर, जो भी आपके पास उपकरण उपलब्ध हो, उनके जरिए आपको ये सुनकर उसे गाने का प्रयास करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, क्या होता बताइए। तो कुछ हमारी विचार शक्ति या तो हमारी तर्क शक्ति पर आधारित ये सवाल
अभ्यास में दिए गए, जिसमें कुल 3 सवाल है। तो पहला सवाल है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो? आप अपनी कल्पना शक्ति, आप अपनी विचार शक्ति लगाकर उन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देना है कि भाई आज मोबाइल नहीं होता तो क्या होता। तो सबसे पहले हम अपने विचार से इसी बात का, इसी विचार का तर्क एक ऐसा रखेंगे कि भाई यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग, यानी कि जो हमारा घर का लैंडलाइन फोन होता है, जो एक जगह पर स्थिर होता है, जो हम अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो ये लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता। किसका आधार रखना पड़ता? लैंडिंग फोन या तो पीसीओ फोन का हमें आधार रखना पड़ता यदि मोबाइल उपलब्ध नहीं होता, यानी कि मोबाइल की खोज नहीं होती तो हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा हमें प्राप्त नहीं होती। अगर मोबाइल नहीं होता तो हम जब चाहे, जहां चाहे, वहीं पर हम अपनी बात करने की सुविधा हमने, यानी कि सुविधा हमें प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है तो लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता? तो हम इसके बारे में ऐसा कह पाएंगे कि भाई यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है, यानी कि आज हमारे देश ने जो विकास किया है, जो प्रगति की है, यह नहीं होती। क्योंकि आज ये हमारा जो विकास है, हमारी ये जो प्रगति है, यानी कि हमने ये जो उन्नति की है, वह हम समय और शक्ति का सही उपयोग करने के बाद ही हासिल कर सकते हैं। अन्यथा ये वस्तु, ये चीज हमें उपलब्ध नहीं हो सकती। यानी कि कुछ भी वस्तु, कुछ ही चीज हमें हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम समय और शक्ति का सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि इसका उपयोग करना पड़ता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो? ये जो तीसरा सवाल है कि भाई कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट, ये आदि जो चीज है, इसकी खोज नहीं होती तो क्या होता? तो उनके बारे में हम अपना सवाल कुछ इस प्रकार रखते हैं कि भाई यदि कंप्यूटर और यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। आज हम जितनी तेज रफ्तार से, जितनी गति से हम प्रगति कर रहे हैं, वह प्रगति ये कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स आदि वैज्ञानिक जो खोज है, वैज्ञानिक जो उपकरण है, उनके आभारी है। उनके सिवा ये हमारी प्रगति तो शायद हो सकती है, पर इतनी तेजी से, इतनी गति से या तो इतनी रफ्तार से नहीं हो पाती। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तो उसके बाद ये
प्रश्न नंबर जो 3 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। जो यहाँ पर आपको एक उदाहरण हमारी किताब में दिया गया है, जो आपकी किताब में आपके पास आपके सामने उसे देखिए। जो उदाहरण है लिखावट, तो उसके लिए 2 शब्द हमारी किताब में उदाहरण के तौर पर दिए गए। लिखावट यानी कि रुकावट, सजावट, और नया शब्द हम बता सकते हैं बनावट। तो इसी प्रकार के कई शब्द ऐसे जो होते हैं जो समान प्रास वाले, यानी कि जिन्हें हम समान तुक वाले शब्द बोलते हैं, जो जिसका हमने ये अध्ययन दोस्तों कर लिया है। तो ये प्रश्न नंबर जो हमारा तीसरा है कि दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए, जिसे हम यहाँ बोर्ड पर लिखकर समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें कुछ शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो पहला शब्द है नौकरानी। क्या है? नौकरानी। दूसरा शब्द है आर्थिक। तीसरा शब्द है नायिका। और चौथा शब्द है चुनाव। तो અહીંયા આપણને ઉદાહરણ અનુસાર જે આપણને પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જેની અંદર ના શબ્દો કે ભાઈ लिखावट, तो એના પરથી रुकावट, सजावट, बनावट આવા શબ્દો આપણે આપીએ છીએ। તો એ જ રીતે અહીંયા આપણને જે 4 શબ્દો આપેલા છે, તો ભાઈ પહેલો શબ્દ છે નોકરાની। તો સમાન પ્રાસ વાળો એટલે કે એ શબ્દના અંતે જે પ્રાસ છે એક સમાન શબ્દ રહેવો પડે। એટલે આની प्रत्यय शू से शब्द साथ कि शब्द के पीछे जो आनी प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा है। तो प्रत्यय के बारे में दोस्तों हमने थोड़ा बहुत आगे अध्ययन कर लिया है, जिसके आधार पर आप सरलता से इसे लिख पाएंगे। नौकरानी, तो आनी शब्द जो देवरानी, सेठानी, जेठानी, सेठानी, जेठानी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका प्रत्यय जो अलग करने का प्रयास करें तो क्या कहेंगे? नौकरानी प्लस नौकर प्लस आनी, क्या होगा? नौकरानी हो गया।
आनी जो शब्द है उसके पीछे सभी शब्दों यहाँ पर जो आनी प्रत्यय जुड़ गया है, जो समान तुक वाला शब्दों में बनाता है, जैसे कि देवर प्लस आनी, सेठ प्लस आनी अर्थात सेठानी, जेठ प्लस आनी अर्थात जेठानी। उसी प्रकार यहाँ पर जो आर्थिक शब्द है उसके बारे में धार्मिक, सामाजिक, तार्किक, धार्मिक, सामाजिक, तार्किक, लौकिक ऐसा शब्द भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आर्थिक तो अर्थ प्लस इक, तो क्या कौन सा प्रत्यय है, धर्म प्लस इक, यहाँ सामाजिक समाज प्लस इक, यहाँ धार्मिक तो धर्म प्लस इक, तार्किक तो तर्क प्लस इक, तो कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इक। सभी में आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या तो तार्किक हो, सभी के पीछे जो प्रत्यय लगा हुआ है समान प्रास वाला क्या है, वह इक प्रत्यय। उसके बाद चौथा नायिका, तो इसमें इका, कौन सा प्रत्यय है, इका, तो यहाँ गायिका, सेविका, लेखिका, लेखिका, तो ये सभी शब्द के अंत में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, इका, क्या है, इका। और अंतिम जो चौथा शब्द है कि भाई चुनाव, तो चढ़ाओ, बढ़ाओ, तनाव, बढ़ाओ, तनाव, बढ़ाओ, ऐसा शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा अंतिम शब्द प्रास वाला लगता है, जो जिसे हम प्रत्यय कहते हैं, आओ, क्या है, आओ, जिसके पीछे ये जोड़ने से ये शब्द बन जाता है, सुनाओ, चढ़ाओ, पढ़ाओ, तनाव, बढ़ाओ अर्थात आओ। तो इस प्रकार ये जो समान रूप वाले शब्द हमने पहले सेमेस्टर में भी पढ़ लिया था, और अब भी हमारे चैप्टर में एक एक प्रकरण में कुछ न कुछ इस प्रकार के शब्द आते रहते हैं, जो आपको यहाँ से आगे जो आप 7वीं कक्षा में जाएंगे, 8वीं कक्षा में जाएंगे, 9वीं कक्षा में जाएंगे, तब ये शब्द जो समान रूप वाले हैं, समान प्रास वाले हैं, जो यहाँ पर वो धीरे धीरे मैंने आपको जिस प्रकार यहाँ बताया कि वो प्रत्यय का स्वरूप धारण कर लेगा। आप जो मूलतः शुरुआती तौर पर ये सीखते, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, तो वह शब्द का निर्माण करने वाला शब्द, जो नए शब्द का निर्माण करने वाला शब्द होता है, जो शब्द के आरंभ में और शब्द के अंत में जोड़कर जो नया शब्दार्थ बनता है, जिसका अध्ययन आपको आगे की कक्षा में करना है। 7वीं कक्षा में है तो 8वीं कक्षा में वह आप प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, तब आपको ये बात का पता होना जरूरी है, तो आवश्यक है। जो शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में जुड़कर यानी कि शब्द के पीछे जुड़कर जो नया शब्द का निर्माण करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ता है, और उसके जुड़ने से नए शब्द का निर्माण होता है, या तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार ये हमारे लिए एक प्रारंभिक बात है, और आगे इसको हम इसी प्रकार जो प्रत्यय और उपसर्ग के स्वरूप में भी पढ़ेंगे, तब आपको ये बात मन में आ जाएगी। पहले हम इसी प्रकार
समानुप्रास वाले यानी कि समान तुक वाले शब्द को जो पढ़े थे उसी प्रकार का है। इसमें एक स्टेप आपको आगे इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रकरण नंबर हमारा 5वां है उसमें जो एक छोटा सा जो अभ्यास था, इसमें कुछ जो प्रश्न थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो यहाँ हम अपना ये वीडियो लेक्चर दोस्तों ख़त्म करते हैं यानी कि पूर्ण करते हैं। और अगले तास में ये जो प्रकरण नंबर 5 का स्वाध्याय है जिसमें कुछ सवाल दिए गए जिसके बारे में चर्चा हम अगले तास में करेंगे। तब के लिए